Hello everyone, today we are going to begin with part 2 of The Living World, chapter 1, class 11th। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाले टॉपिक से। तो पहली लाइन यहाँ पे ये बोलता है कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी। यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है, जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो उससे क्या हम सिर्फ एक सिंगल स्टेप में उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि क्या हम सिर्फ इस तरीके से उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि अगर कोई एनिमल है और कोई प्लांट है, जैसे मान लो कि मेरे को ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना है तो मैं क्या सिर्फ उसको एनिमल और प्लांट में क्लासीफाई करके छोड़ दूंगी। ये तो बहुत ही वेग सी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, हमें और भी आगे मल्टीपल स्टेप्स में क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली जानते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन को करेक्टली जानते हो, ताकि हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में प्लेस कर सकें और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर सकें। तो सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं होता बल्कि इसके अंदर हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है। तो हायरार्की ऑफ स्टेप्स हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँ तो वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट। तो जैसे मान लो अगर मैं किसी मैन की ही बात कर लूँ तो हमें पता है कि मैन जो है वो कौन से किंगडम में आएगा। मैन आएगा किंगडम एनिमेलिया में, क्योंकि है तो हम भी जानवर ही, तो हम लोग आएंगे किंगडम एनिमेलिया में। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारा फाइलम होगा, फाइलम कॉर्डेटा। फिर हमारा क्लास होगा ममेलिया, हमारा ऑर्डर होगा प्राइमेटा। अब इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे, पर मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कैसे ये हायरार्की दिखा रहा है। यानी कि सबसे पहले हम अपने किंगडम की बात कर रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म सबसे मेजर क्या क्लासिफिकेशन हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बस यही है कि प्लांट है और एनिमल है। ये सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं कि वो प्लांट है या फिर वो एनिमल है, तो वो हमें किंगडम से पता लगता है। फिर उसके अंदर हम और ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे तो फाइलम या फिर डिवीजन के बारे में बात करेंगे इस ऑर्गेनिज्म की, और स्पेसिफिक होंगे तो क्लास के बारे में बात करेंगे। ऐसे करते करते हम जैसे जैसे उस ऑर्गेनिज्म के विद रिस्पेक्ट टू और स्पेसिफिक होते जाएंगे, हम लोग किंगडम से फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, इस तरीके से होंगे। एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन विल बी मोर स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म। जैसे जो मैन है, मैन की स्पीशीज़ क्या है, सेपियंस। तो जैसे जैसे हम कॉर्डेटा से लेके सेपियंस तक जाएंगे हम ज़्यादा स्पेसिफिक होते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब यही हायरार्की ऑफ स्टेप्स जो होता है, इसमें हर एक स्टेप एक रैंक या फिर एक टैक्सॉन होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो उसकी स्पीशीज़ है वो भी उसकी रैंक है, इसी रैंक को हम कैटेगरी भी बोल सकते हैं और इसी को ही हम टैक्सॉन या टैक्सा भी बोलते हैं। जो टैक्सॉन है वो सिंगुलर है, ये सिंगुलर टर्म्स में होगा, और टैक्सा जो है वो उसका प्लूरल वर्ड हो जाएगा। यही स्पीशीज़ या फिर यही रैंक, कैटेगरी, टैक्सॉन या टैक्सा उसकी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, यही उसकी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिनोट करता है। तो सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब क्योंकि ये कैटेगरी ओवरऑल जो हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं, जो हम एक पूरे ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टैक्सा में कैटेगराइज करने की बात करते हैं, तो उसको जब हम उसकी कैटेगरीज में किसी ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑल कैटेगरीज टुगेदर, और ये सारी की सारी कैटेगरी, क्योंकि ये पूरी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंट लेवल पे स्टेप्स की बात हो रही है, तो इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात बोलते हैं। Each category referred to as unit of classification in fact represents a rank and is commonly called as taxon। इसी कैटेगरी को हम रैंक भी बोलते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यही कैटेगरी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की रैंक डिनोट करता है कि वो पूरी क्लासिफिकेशन में कौन सी रैंक पे आ रहा है, उसको डिनोट करता है, कौन से स्टेप पे आ रहा है उसको डिनोट करता है, और उसी को ही हम टैक्सॉन भी बोल देते हैं। टैक्सॉन तो हमने पढ़ा था कि टैक्सा क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल्स, हर एक कैटेगरी एंड हर एक ग्रुप को हम टैक्सॉन ही बोलते हैं, जिसका प्लूरल वर्ड टैक्सा होता है। अब आता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। जैसे कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके कॉमन फीचर्स है। क्या कॉमन फीचर्स है, मतलब इंसेक्ट एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जो एक कॉमन फीचर को शेयर करते हैं, जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स में आ रहा होगा, इंसेक्ट वाली ग्रुप में आ रहा होगा, उसके अंदर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे ही होंगे।
इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हमें देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे इंसेक्ट्स में आएंगे, तो हम उसको देख के रिकग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ वो कौन से कैटेगरी में आएगा। तो ये रिकग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हुए, और इसीलिए क्योंकि रिकग्नाइजेबल है इनको देख के इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को अलग किया जा सकता है, इसीलिए ये एक रैंक को या फिर एक कैटेगरी को डिनोट कर सकते हैं, यानी कि हमें इसके बेसिस पे कि उसके 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है उस बेसिस पे हम उसको एक अलग से पूरी कैटेगरी में डाल सकते हैं, या फिर वो हम बोल सकते हैं कि वो एक अलग से रैंक को डिनोट कर सकता है। कैन यू नेम अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। अब जो भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं यही उसकी कैटेगरी भी होती है, यानी कि जो इंसेक्ट्स है ये एक अलग टाइप की कैटेगरी, ठीक है, अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो हमने देखा था कि इंसेक्ट जो भी ग्रुप होता है वो एक कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन में, जो कि एक रैंक को यानी कि एक स्टेप को डिनोट करता है, और फर्दर यही रैंक या फिर टैक्सॉन जो होता है वो इनफैक्ट वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि इसी के बेसिस पे जितने भी हम ओवरऑल जितने भी कैटेगरीज में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांट सकते हैं, या फिर जितनी भी कैटेगरीज हमें क्लासिफिकेशन में बना सकते हैं वो सारी की सारी उसकी यूनिट है एक, तो हर एक कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को डिनोट करती है। ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है और नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो इसलिए ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन एजर्शन रीज़न में पूछी जा सकती है, ट्रू फॉल्स में पूछी जा सकती है। तो ये लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल से हम अपनी ही बात कर लेते हैं, होमो सेपियंस की बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं होमो सेपियंस की तो हम ये ऐसा नहीं कि हम दिखने में एक जैसे इसलिए हमें एक कैटेगरी में डाला गया, बल्कि हमें इसलिए एक कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि हमारा बिहेवियर सिमिलर है, हमारे जेनेटिक्स सिमिलर है, हमारे फिजियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें सिमिलर है, हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो भी सिमिलर पाथवे से हो रहा है हर एक ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए हम लोगों को एक कैटेगरी में डाल दिया गया। तो सिर्फ और सिर्फ दिखने से नहीं बल्कि अंदर के फीचर्स की वजह से भी हमें जो है देखा गया कि इन ऑर्गेनिज्म के फीचर्स इस तरीके से सिमिलर हैं, तो इसीलिए हम इनको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो अब जब हमने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में हमने स्टडी किया, तब हमने कॉमन कैटेगरीज निकाली, यानी कि कुछ बेसिक कैटेगरीज निकाली जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हो गया किंगडम, फाइलम, डिविजन, क्लास, order, family, genus and species. All organisms including those in plants and animal kingdoms have species as the lowest category. जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लोएस्ट कैटेगरी या फिर सबसे स्पेसिफिक कैटेगरी जो उस ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है वो होती है उसकी स्पीशीज़। किस स्पीशीज़ से वो बिलोंग करता है वो सबसे स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होती है उस ऑर्गेनिज्म के विद रिस्पेक्ट टू, या फिर हम कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो स्पीशीज़ है। फिर अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। हम ये चीज़ कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में प्लेस करना चाहते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मान लो मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस करना है, मैं कैसे उसके पूरे क्लासिफिकेशन चार्ट बनाऊंगी, मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि वो इस फाइलम में बिलोंग करेगा, इस किंगडम में आएगा, इस स्पीशीज़ में, इस जीनस में, इस फैमिली, क्लास, ऑर्डर, इन सब में मैं कैसे डिसाइड करूंगी। तो डिसीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, यानी कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन की वो यही है कि हमें उस ऑर्गेनिज्म या फिर उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस या फिर डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हमें दो ऑर्गेनिज्म है, मान लो हमें दोनों के फीचर्स के बारे में अच्छे से पता है, तो हम ये तो बता ही सकते हैं ना कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ है, जिसकी वजह से हम उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी में जाएंगे, क्या ये दोनों डिफरेंट जीनस में जाएंगे या फिर सेम जीनस में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करने के लिए हमें उन दोनों के फीचर्स पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम उनके बीच के सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बीच में पता कर सकते हैं।
तो एक बार मैं ना फटाफट से इतना पार्ट दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से हम इजीली क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। अलग अलग स्टेप्स पे हमें एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना होता है, इसमें पूरी हायरार्की ऑफ स्टेप्स होती है। हायरार्की मतलब सबसे मेजर क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उससे नीचे जाते जाएंगे तो हम और ज़्यादा स्पेसिफिक होते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म। अब कि हम उसके और ज़्यादा कैटेगरीज में उस ऑर्गेनिज्म को बांट देते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा। अब क्योंकि ये कैटेगरी उस टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, इसलिए हम इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं और सारी की सारी कैटेगरीज मिला के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है, जो कि हर एक कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम कॉमनली टैक्सॉन या टैक्सा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने इंसेक्ट से रिप्रेजेंट किया कि इंसेक्ट्स में जो रिकॉग्नाइजेबल फीचर है जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो इंसेक्ट की ग्रुप में जाएगा या नहीं जाएगा, वो इस बेसिस पे हो सकता है कि क्या उसके 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है कि नहीं है। अब इसके अंदर आता है कि कैटेगरी जो है, जैसे देखो ग्रुप, किसी भी कोई भी ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और एक कैटेगरी फर्दर हमें उस पूरी क्लासिफिकेशन में उसकी रैंक बताती है। हाँ, और यही सारे जो टैक्सॉन है या फिर रैंक है, ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी कि जितने भी हम ग्रुप्स में, जितने भी हम रैंक पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर रहे हैं, वो सारी की सारी कैटेगरीज उसकी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। वो सारी की सारी कैटेगरीज एक तरीके से क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, जो कि हमें ये बता रही है कि वो ऑर्गेनिज्म किस चीज़ में लाई कर रहा है या फिर उसके फीचर्स क्या है। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ में भी, जैसे अगर किसी 2 ऑर्गेनिज्म को मैंने अलग अलग ग्रुप्स में सेपरेट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिखने के बेसिस पे किया है, बल्कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में लाई करेगा। और टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो है उसके बेसिस पे जब हमने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की तो हमें ये पता लगा कि हम इस बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब सारे के सारे मेजरली प्लांट और एनिमल में डिवाइड किए जा सकते हैं। और जो उनकी लोएस्ट कैटेगरी होती है वो उनकी स्पीशीज़ होती है, कि हम स्पीशीज़ से जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है उनके विद रिस्पेक्ट टू वो स्पीशीज़ है, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है सबके बीच में वो किंगडम है। और जो भी इनके अंदर आ रहे हैं, जो किंगडम एनिमेलिया और प्लांटे में आ रहे हैं, उनकी जो लोएस्ट स्पेसिफिक, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ किंगडम प्लांटे या एनिमेलिया में ही आएगा। अभी हमने देखा कि और भी किंगडम्स होती है, जैसे मोनेरा हो गई या फिर प्रोटिस्टा हो गई, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे को बिलोंग करता है, उनकी लोएस्ट कैटेगरी या उनकी सबसे स्पेसिफिक कैटेगरी स्पीशीज़ ही होती है। और कैसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये कि हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता हो, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता हो, ताकि हम उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पता कर सकें और उसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जिससे हमें सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पता लगेगा। अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं इस हायरार्की से। तो हमने ये देखा था कि हर एक स्पीशी या फिर हर एक जीनस, ऐसे करके जो सारे स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सारे एक रैंक को, एक कैटेगरी को, टैक्सॉन को या टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। टैक्सॉन क्या है? टैक्सा का सिंगुलर वर्ड है बस। और ये जैसे स्पीशीज़ है, तो एक स्पीशीज़ एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, वैसे जीनस भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, सारी की सारी कैटेगरीज एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो इस वाले पूरे टॉपिक में सिर्फ इस लाइन से मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब यहाँ पे वो ऐसे कर सकता है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर नॉट डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ बट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो ये करके वो पूछ सकता है, मतलब इसको उल्टा कर देगा लाइन को, तो इससे करके वो पूछ सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आते हैं स्पीशीज़ पे। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज़। मतलब स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ में वो ऑर्गेनिजम्स लाई करेंगे जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। कि अगर एक स्पीशी में कोई ऑर्गेनिज्म लाई कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स लाई कर रहे हैं, तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। उनके अंदर बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ है, हम उनको देख के ही समझ जाएंगे
कि वो बिल्कुल सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशी फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशी बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी कि अगर एक स्पीशीज़ है और दूसरी स्पीशीज़ है और हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम सिर्फ देख के ही समझ सकते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को देख के इस बात को समझ सकते हैं कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशी इस क्लोजली रिलेटेड स्पीशी से अलग है। जैसे मान लो एक स्पीशी है पैंथेरा लियो जो कि है लायन की, और दूसरी स्पीशी है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, एक पैंथेरा लियो दूसरी पैंथेरा टिग्रिस। तो एक है लायन की एक है टाइगर की। तो हम दोनों को देख के समझ सकते हैं कि लायन का एक अपना अलग ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ है। वैसे ही टाइगर का अपना ग्रुप है जिसमें वो अपने में इंटरब्रीड कर सकता है और उसकी भी अपनी अलग फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ है। और हम दोनों को देख के समझ सकते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही ये समझ सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ से बिलोंग करते होंगे। जैसे कि हमने कंसिडर किया मैंगिफेरा इंडिका, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। तो ये किसकी है? मैंगो की है, ये वाली पोटैटो की है, और ये वाली लायन की हम बात कर रहे हैं। तो ये तीनों को देख के समझा जा सकता है ना कि ये तीनों अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते होंगे। मैंगिफेरा इंडिका, मैंगो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई। मैंगो और पोटैटो को ऐसा तो यानी कि मैंगो और पोटैटो को बीच में देख के भी नहीं हम पता कर सकते कि वो अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करेंगे। और पैंथेरा लियो तो बिल्कुल ही अलग हो गई। All the three names, indica, tuberosum and leo, represent the specific epithet, while the first words mangifera, solanum and panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. तो यहाँ पे इन तीनों के तीनों नामों में जो हमने देखा, इनके अंदर जो इंडिका वर्ड है, इसमें ट्यूबरोसम और इसके अंदर लियो, ये तीनों के तीनों स्पीशीज़ इंडिकेट कर रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म की। यानी कि मैंगो की स्पीशी को अगर हम बात करें तो इंडिका होगी, पोटैटो की स्पीशी देखेंगे तो ट्यूबरोसम होगी, और लायन की स्पीशी देखेंगे तो वो लियो होगी। और जो मैंगिफेरा, सोलेनम और पैंथेरा है, ये तीनों के तीनों उसके जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में देखा था कि कैसे दो कॉम्पोनेंट से उसका नाम बनाया जाता है। तो ये तीनों जीनस को रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्यूबरोसम, इंडिका और लियो जो है इसकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो तीनों वर्ड है मैंगिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, दे रिप्रेजेंट द जेनरा एंड दे रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। यानी कि ये भी अपने में एक अलग टैक्सॉन है, एक अलग कैटेगरी है जो कि थोड़ी हायर लेवल की है, स्पीशीज से ऊपर है। तो हायर लेवल की बात क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमें पता है वो हायरार्की ऑफ स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्पीशीज उसका सबसे लोएस्ट लेवल है, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो जेनरा है, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो उसके अंदर फैमिली आ जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हायरार्की में है, इसलिए ये लोएस्ट लेवल हो गया, और ये उसका हाई, मतलब अभी तीनों में ये सबसे हाई लेवल हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हो गई। अब आता है कि each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities। कि अगर हम एक जीनस की बात करें, जैसे मान लो हमने अभी बात की कि पैंथेरा में लियो भी आ सकता है और टिग्रिस भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि पैंथेरा जीनस तो एक ही है दोनों का, लेकिन उसके अंदर दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, एक है लायन की एक है टाइगर की, दोनों का जीनस सेम ही है। तो जीनस सेम होने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म तो वो अलग है, लेकिन उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है। यानी कि देखने से उसके अंदर अगर हम टाइगर और लायन को देखते हैं तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म तो अलग है। यानी कि हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही ये बोल सकते हैं कि हाँ ये स्पीशी इस स्पीशी से अलग होगी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी सारे उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ भी होंगी तो वो सेम जीनस को तो रिप्रेजेंट करेंगे, बट दोनों ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग है, तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ की वजह से हम उसके अंदर जो है ये बोल सकते हैं कि वो सेम जीनस को बिलोंग करेंगी। तो जैसे लायन और टाइगर है तो वो सेम जीनस को बिलोंग करते हैं विच इज़ पैंथेरा, लेकिन है दोनों अलग ऑर्गेनिज्म, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसीलिए वो हो गई दो अलग अलग स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस, ये स्पेसिफिक एपिथेट है जिसका स्पीशीज़ है, और सोलेनम के अंदर जो है वो नाइग्रम उसकी स्पीशीज़ है एक और, वैसे उसके अंदर एक और स्पीशीज़ है जो कि है मेलोजेना। तो यहाँ से हम तो देखो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स अलग से हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर हम स्पीशी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने 3 एग्जांपल लिखे, पैंथेरा, लियो, सोलेनम, ट्यूबरोसम एंड मैंगिफेरा इंडिका, जिसमें लियो, ट्यूबरोसम और इंडिका इसकी स्पीशीज़ है, वेयर एज पैंथेरा, सोलेनम और मैंगिफेरा इसके जीनस है।
अब यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि एक जीनस में 2 स्पीशीज़ अलग अलग भी हो सकती है, तो एक स्पीशी हो गई लियो और एक स्पीशी हो गई टिग्रिस। और ये दोनों सेम जीनस को क्यों बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि सेम, ये दोनों पैंथेरा ही क्यों है इनका जीनस, क्योंकि इनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है। तो ऑर्गेनिज्म तो अलग है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है तो इनके अंदर जीनस सेम है। सिमिलरली जब हम सोलेनम की बात करते हैं तो सोलेनम में ट्यूबरोसम भी आता है, सोलेनम में मेलोजिना भी आता है और सोलेनम में नाइग्रम भी आता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो सेम जीनस को तो बिलोंग कर रही है, कि तीनों का नाम जीनस सोलेनम ही है, लेकिन तीनों अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, तो तीनों का आगे वाला जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग है। एक का ट्यूबरोसम है, एक का मेलोजिना है और एक नाइग्रम है। तीनों अलग अलग वेजिटेबल्स हैं। जैसे यहाँ पे पोटैटो है, मेलोजिना जो है ये ब्रिंजल है और नाइग्रम एक अलग होता है प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई तीनों की जीनस सेम है, लेकिन तीनों की स्पीशीज़ इसीलिए अलग है क्योंकि है तो वो अलग अलग ही, लेकिन क्योंकि उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है, इसकी वजह से वो सेम जीनस को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल यही ले सकते हैं, एक तो पैंथेरा वाला ले सकते हैं कि सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज़, और एक ये सोलेनम वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स जो है उसने स्पीशीज़ वाले ग्रुप में दिए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे ह्यूमंस की बात की हुई है, तो ह्यूमंस की स्पीशीज़ क्या है, ह्यूमंस की स्पीशीज़ तो सेपियंस है, ठीक है, लेकिन उनका जीनस होमो है, तो साइंटिफिक नेम क्या हो गया, होमो सेपियंस हो गया। ये पूरा हो गया स्पीशीज़ का यहाँ तक। अब इसके अंदर क्वेश्चन वो यही पूछ सकता है, मतलब या तो ये पूछ लेगा कि एक जीनस के मल्टीपल स्पीशीज़ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये पूछ लेगा कि हम उसको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से बता सकते हैं, या फिर कैसे हम एक जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीशीज़ हो सकते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, उससे पूछने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ से बस वो एग्जाम्पल्स ही पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आता है जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जैसे एक जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीशीज़ हो सकती है, जैसे अभी हमने बात की पीछे पैंथेरा की बात की, सोलेनम की बात की, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जीनस में मल्टीपल स्पीशीज़ होती हैं, कि एक जीनस जो है वो काफ़ी सारी स्पीशीज़ को अपने अंदर रखता है। तो इसके अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ होती है जिसके अंदर ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं कॉमन में इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। तो ये चीज़ वो एजर्शन रीज़न में पूछ सकता है, ठीक है। ये एजर्शन रीज़न का क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ये वाला ये जो लाइन है ना, ये एजर्शन रीज़न में आ सकती है कि जो जीनस है उसके अंदर जैसे एक जीनस है, मान लो हमने बात की कि यहाँ पे मेरे पास 2 जीनस है, एक जीनस ये है और एक जीनस ये है, तो इसके अंदर जो स्पीशीज़ होंगी वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होंगी और इसके अंदर जो होंगी वो आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होंगी, लेकिन इन दोनों के बीच की जो स्पीशीज़ होंगी उनके अंदर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि ये वाली अपने अंदर ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को रख रही है देन दीज टू। कि वो क्यों 2 जीनस अलग अलग जीनस में जा रही है, क्योंकि अब उनके अंदर जो डिफरेंसेस है वो थोड़े से बढ़ रहे हैं देन सिमिलैरिटीज़, और जो एक जीनस के अंदर जो स्पीशीज़ है उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए वो एक जीनस में साथ में आई है। We can say that genera are aggregates of closely related species. तो genera क्या है, एक जीनस के अंदर मल्टीपल क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो है वो लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो और ब्रिंजल 2 अलग अलग स्पीशीज़ है, लेकिन ये सेम जीनस सोलेनम में आती है। तो पोटैटो कौन सा है, सोलेनम ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल है सोलेनम मेलोजिना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, पोटैटो और ब्रिंजल जो है 2 अलग स्पीशीज़ है, लेकिन जीनस तो दोनों का सेम है, यानी कि ये किसी और से, कोई और वेजिटेबल से आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है ना, इसीलिए ये सेम जीनस में आई है। वैसे पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा पार्डस विच इज़ लेपर्ड, एंड पैंथेरा टिग्रिस विच इज़ टाइगर, ये तीनों की स्पीशीज़ अलग अलग है लेकिन इनका जीनस सेम है, क्योंकि ये बाकी सारों से कम रिलेटेड है लेकिन आपस में ज़्यादा रिलेटेड है, इसीलिए ये एक जीनस में आ गई। तो इसके अंदर काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स है, इसीलिए ये एक जीनस में आई है। तो एक जीनस, अब जैसे ये है, जैसे हम इसको यहाँ से समझते हैं कि देखो पैंथेरा का अपना जीनस है कि पैंथेरा के अंदर लियो, पार्डस और टिग्रिस आता है, ठीक है। और वैसे ही जो हमारे पास यहाँ पे फीलिस है, फीलिस क्या कंप्राइज करता है, फीलिस कंप्राइज करता है कैट्स को। तो पैंथेरा में ये तीनों आते हैं और फीलिस के अंदर आती है कैट्स।
तो पैंथरा के अंदर ये तीनों है, इसका जीनस पूरा एक है और फीलिस वाला एक अलग जीनस है। तो इसके अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है कि ये तीनों ऑर्गेनिज्म और जो कैट है वो आपस में उतनी क्लोजली रिलेटेड नहीं है जितने इसके खुद के अंदर के ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड है, इसीलिए वो एक जीनस में आए हैं। और इसके थोड़े से अलग है इनसे, इसीलिए वो अपने अलग जीनस में आए हैं। तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, और आप ये वाला जो ये तीनों ऑर्गेनिज्म है वो कैट से कम क्लोजली रिलेटेड है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग जीनस में गए। अब यहाँ पे आते हैं फैमिली पे। फैमिली क्या है? अगली कैटेगरी है, यानी कि इससे ऊपर वाली जो कैटेगरी होती है फैमिली होती है, जिसके अंदर क्लोजली ग्रुप्ड जेनरा होते हैं विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले बताती हूँ कि जैसे हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो स्पीशीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा आपस में, स्पीशीज़ में से वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली सिमिलर होंगे, उनके अंदर का सब कुछ सिमिलर होगा, तो इसलिए तो वो स्पीशीज़ में आ रहे हैं। उसके बाद फिर जीनस की जब हम बात करते हैं तो ये उससे कम क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर रखता है। फिर जैसे जैसे हम और ऊपर जाते रहेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, और इसी वजह से उनके जो सिमिलर फीचर्स है वो कम होते जाएंगे। यानी कि जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं हम स्पीशीज़ में क्या आ रहा है, ये देख लेते हैं। जैसे एक स्पीशी है पैंथरा लियो जो कि है लायन की। जीनस के अंदर क्या हो गया? सिमिलर जीनस तो हो गया, लेकिन इसके अंदर लियो भी आ गया, इसके अंदर टाइगर भी आ गया, ठीक है, यानी कि इसके अंदर लायन भी आ गया, इसके अंदर टाइगर भी आ गया। तो लायन आपस में, जितने भी लायन के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे आपस में ज़्यादा सिमिलर होंगे, जितने भी टाइगर के होंगे वो सारे आपस में ज़्यादा सिमिलर होंगे, लेकिन ये दोनों में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। फिर भी इनको हमने एक कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को रखा। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है देन द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन जीनस। वैसे जो फैमिली के अंदर और आते हैं अगर हम, तो फैमिली के अंदर तो हमारे पास एक ही फैमिली के अंदर कैट्स भी आ जाती है, और उसके अंदर हमारे पास पैंथरा, लियो, टिग्रिस ये सारे आ जाते हैं। तो ये वाले तो और ज़्यादा कम क्लोजली रिलेटेड हुए ना, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटीज़ होंगी ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो कम होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके अंदर लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़, क्योंकि स्पीशीज़ में जो ऑर्गेनिज्म लाई करेंगे अगर वो सेम स्पीशीज़ में है तो उन ज़्यादा सिमिलर होंगे आपस में। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा कि यहाँ पे वो पूछ सकता है कि किस बेसिस पे हम फैमिलीज़ को डिवाइड करते हैं, या फिर किस बेसिस पे हम फैमिली को कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे हम ये चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कौन सी फैमिली में जा रहा है। तो ये अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो इसके वेजिटेटिव फीचर्स को भी देखा जा सकता है और उसके रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी देखा जा सकता है। प्लांट स्पीशीज़ में उसके दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी फैमिली में जाएगा वो ऑर्गेनिज्म। अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा है, जैसे यहाँ पे आता है सोलेनम, पेट्यूनियम और दतुरा। ये तीनों के तीनों सेम फैमिली सोलेनेसी में आते हैं। वैसे एनिमल्स के अंदर जीनस पैंथरा जिसके अंदर लायन, टाइगर और लेपर्ड आ रहा है, वो दूसरा जीनस फीलिस जिसके अंदर कैट्स आते हैं उनके साथ एक ही फैमिली में कंबाइंड है जो कि है फेलिडे। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, अब कैट और डॉग आपस में काफ़ी मतलब इतने सिमिलर नहीं होते, काफ़ी डिफरेंस होते हैं दोनों में। तो हम इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देख सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। तो क्योंकि हम इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों देख सकते हैं तो इसलिए फ़िलहाल के लिए उतने ज़्यादा सिमिलर नहीं है जितने कैट्स और पैंथरा का जीनस जो है आपस में है, या फिर फीलिस और पैंथरा आपस में है, जिसकी वजह से हम उनको तो सेम फैमिली में रख रहे हैं लेकिन हम उनको डॉग की फैमिली से अलग रख रहे हैं क्योंकि अभी उनके अंदर इतने ज़्यादा सिमिलर फीचर्स नहीं आए हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग फैमिलीज बनती है। एक बनती है फैमिली फेलिडे जो कि कैट्स और पैंथरा जीनस की है और फीलिस जीनस की है, और दूसरी जो है वो कैनिडे है जिसके अंदर डॉग्स आते हैं। तो यहाँ पे हम इधर से देखते हैं फिर से ये वाला कि अगर हम फैमिली की बात करें तो प्लांट के अंदर हमने क्या एग्जांपल देखा कि सोलेनेसी है। सोलेनेसी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर हम सोलेनम जेनरा आ रहा है, पेट्यूनिया आ रहा है और दतुरा आ रहा है। वैसी एनिमल्स के अंदर फेलिडे एक ऐसा उसके अंदर फैमिली है जिसके अंदर पैंथरा का पूरा जीनस आ रहा है और फीलिस आ रहा है जो कि कैट है, ठीक है। वैसे ही कैनिडे एक दूसरी अलग फैमिली है
जो कि क्योंकि फेलिडे से अलग है, यानी कि उनके अंदर सिमिलर फीचर्स भी होंगे और डिफरेंट फीचर्स भी होंगे, इसीलिए हमने इनको अलग अलग, अभी तक वो इतने सिमिलर नहीं है कि हम उनको सेम फैमिली में रख दें, इसलिए हमने उनको अलग अलग फैमिली में रखा कि जो डॉग की फैमिली होगी वो कैनिडे होगी और जो कैट की फैमिली होगी वो फेलिडे होगी, जिसके अंदर उसके साथ में पैंथेरा भी आ रहे हैं। तो ये हो गया फैमिली की बात। अब फैमिली हमने देखा कि प्लांट को हम किस बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट कौन सी फैमिली में जाएगा। उसके अंदर हम उनके मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों को देख सकते हैं और उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन एक तो यही वाला बन सकता है, ये वाला, और दूसरा यहाँ पे बस, और कोई तो क्वेश्चन मुझे बाकी बस ये एग्जाम्पल्स के ऊपर तो मैंने अलग से नोट बनाई दिया उसका, पर इससे ये डायरेक्टली इससे याद हो सकते हैं। बाकी उससे और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आ सकता है, ये वाला आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आता है ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families based on number of similar characters. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो तीनों थे ना, स्पीशीज़ और जीनस और फैमिलीज़, इनमें हमने ऑर्गेनिजम्स को ये सोच के कैटेगराइज किया कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स है और कितने नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स है। तो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हमने अभी तक हम अभी तक क्लासीफाई करते आ रहे थे। इससे हायर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो हम इस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, किस बेसिस पे, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे। यानी कि जैसे जो स्पीशीज, जीनस और फैमिली होती है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शेयर्ड कैरेक्टर का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फीचर्स होते हैं। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने फीचर्स उनके सिमिलर हैं उस बेसिस पे ही उनको डाल देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ओवरऑल सेट ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत भी सिमिलैरिटी होगी उस पर्टिकुलर ट्रेट में, चाहे वो ट्रेट इतना सिमिलर ना आपस में, एकदम डिट्टो ट्रेट ना उनका आपस में, लेकिन थोड़ी बहुत भी सिमिलैरिटी अगर उसके अंदर होती है तो हम फिर उसको उस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम उनको कि अगर हम वो ट्रेट की बात कर रहे हैं तो ट्रेट आपस में थोड़ा सा ही सिमिलर है, वो ज़्यादा सिमिलर नहीं है, फिर भी हम उसको एक में डाल सकते हैं। तो आगे जाके क्योंकि इसमें इतनी सिमिलैरिटीज़ होती नहीं है, और जितनी होती है हम उसके एक्सटेंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिमिलर है अगर है तो, और डिफरेंट है तो कितना डिफरेंट है। वैसे ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। अब ऑर्डर क्या है, अगली कैटेगरी है फैमिली से, तो फैमिली से हायर में कौन सी आती है, ऑर्डर आती है। इसके अंदर कुछ ही सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। मतलब ये फिर से वही बात हो गई जो हमने पहले की थी कि स्पीशीज़ में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी शेयर करेंगे, जीनस में अब थोड़े कम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है, फिर उसके बाद और ऊपर जाते रहेंगे तो इससे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स कम होती रहेगी। प्लांट फैमिलीज जैसे कि कॉन्विलेसी और सोलोनेसी वो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आती है, और ये किसके बेसिस पे है, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। और जो एनिमल का ऑर्डर है जो कि कार्निवोरा, उसके अंदर फेलिडे और कैनिडे जैसी फैमिलीज आती है। तो अब इधर हम किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, फ्लोरल कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे हमने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे की थी, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये देखते हैं ऑर्डर के अंदर अगर हम प्लांट फैमिली की बात करें तो उसके अंदर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, और उसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज लाई कर रही है, कॉन्विलेसी एंड सोलोनेसी। वैसे अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ऑर्डर है वो कार्निवोरा है, जिसके अंदर फैमिली कौन कौन सी है, फेलिडे और कैनिडे। तो इधर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि देखो एनिमल्स इसके अंदर जो है फेलिडे और कैनिडे, हमने देखा था कि इनकी दोनों की फैमिलीज अलग अलग थी, कि तब तक कैट और डॉग के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं आई थी, क्योंकि हम मतलब इतनी भी सिमिलैरिटी नहीं थी कि एक फैमिली में लाई कर सके। लेकिन वहीं ऑर्डर के अंदर अब उसके अंदर और भी हम कम सिमिलर कैरेक्टर्स की बात करें तो अब धीरे धीरे उनके इतना वो हो चुके हैं कि अब उनको हम सेम ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि हम और कम सिमिलर कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं अब। तो पॉलीमोनियल्स में कौन से आ जाते हैं, कॉन्विलेसी, सोलोनेसी, और वैसे कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिडे और कैनिडे। तो इधर हमने ये भी देखा कि पॉलीमोनियल्स में जो हमने कॉन्विलेसी और सोलोनेसी डाला, ये उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डाला। अब क्लास की बात कर लेते हैं। तो क्लास में बहुत ज़्यादा दिया नहीं हुआ, क्योंकि मेजरली हमने पहले सारा देख लिया कि किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे क्या कर रहे हैं। तो क्लास में देखो इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, ये और ज़्यादा हायर कैटेगरी हो गई, इसके अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स प्राइमेटा, जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिबन आ रहे हैं, वो क्लास ममेलिया के साथ
मतलब जो ऑर्डर प्राइमेटा है उसके अंदर ये क्या होता है, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग दिस इज प्लेस्ड इन क्लास ममेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे क्लास के अंदर क्लास ममेलिया लिया, ममेलिया के अंदर हमने प्राइमेटा और कार्निवोरा, इन दोनों को, ये दोनों क्या है, ऑर्डर है, तो ये दोनों ऑर्डर को हमने ममेलिया में डाल दिया, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हुआ जो एक क्लास ममेलिया के अंदर आया। प्राइमेटा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन, एंड वैसे कार्निवोरा के अंदर आते हैं टाइगर, कैट एंड डॉग। कि ममेलिया के अंदर सिर्फ प्राइमेटा और कार्निवोरा है, इसके अंदर और भी दूसरे ऑर्डर्स है साथ में, पर क्योंकि हमने इनके बारे में देख लिया तो हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं कि ममेलिया के अंदर प्राइमेटा है, दूसरे और ऑर्डर्स और कार्निवोरा भी है, और प्राइमेटा में यही ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कार्निवोरा में यही ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब देखते हैं अगला, ठीक है, ये तो इसमें तो इतना ही था जितना मैंने बता दिया वो सारा आ गया। अब आता है फाइलम। फाइलम होता है, फाइलम क्लास कंप्राइजेस एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स constitute the next higher category called phylum. All these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural cord. तो फाइलम क्या है, फाइलम नेक्स्ट हायर कैटेगरी है, इसके अंदर और रिलेटेड क्लासेस आती है। तो क्लासेस जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है वो सारी, ये सारी क्लासेस मिला के एक फाइलम बनाती है जो कि अगली हायर कैटेगरी है। अब इसके अंदर ये किस बेसिस पे है, ये बेस्ड है ऑन द कॉमन फीचर्स जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। तो ये हमें याद रखना है, ये वाला इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे ये बस ये क्वेश्चन पूछेगा कि कॉर्डेटा की क्या क्या एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और दूसरा है डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। तो नोटोकॉर्ड, अब यहाँ पे ज़रूरी है कि नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ रहेगा, सिर्फ एम्ब्रियोनिक एज में रहे वो भी चल सकता है, यानी कि बस नोटोकॉर्ड होना चाहिए उसकी लाइफ साइकिल में कभी। और दूसरा क्या है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। तो ये दोनों चीज़ें अगर उस ऑर्गेनिज्म में है तो वो किस में आ जाएगा, कॉर्डेटा में आ जाता है। तो वो सारी जो क्लासेस जिसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड भी है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम भी है, वो सारी क्लासेस जो है वो कॉर्डेटा वाले फाइलम में आ जाएगी बेस्ड ऑन दीज फीचर्स। अब आता है इन केस ऑफ प्लांट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ बस प्लांट और एनिमल में इस हायरार्की में बस यही डिफरेंस है कि अगर क्लास के बाद जो अगले एनिमल के लिए फाइलम होती है अगला ग्रुप, और प्लांट के लिए वही अगला ग्रुप डिवीजन होता है। तो जब हम जो रिलेटेड क्लासेस होंगी फॉर प्लांट्स दे विल बी कॉल्ड एज डिवीजन, एंड फॉर एनिमल्स इट विल बी कॉल्ड एज फाइलम। अब आता है लास्ट जो इसके अंदर कैटेगरी हमारे पास आती है वो है किंगडम। तो अब किंगडम की बात कर लेते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग अलग फाइला में लाई करते हैं, अब उनकी हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, कौन सी हाईएस्ट कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म असाइंड होगा, किंगडम में होगा। और जो एनिमल्स होंगे उनकी हाईएस्ट कैटेगरी एनिमेलिया होगी, वेरस जो प्लांट्स होंगे उनकी हाईएस्ट कैटेगरी प्लांटे होगी। तो ऑल और एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला विल बी असाइंड। अच्छा, फाइला तो सिर्फ एनिमल्स का है, तो जो फाइला के अंदर होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, जिनकी हाईएस्ट कैटेगरी एनिमेलिया होगी क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स के केस में। वैसे किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, डिस्टिंक्ट है, उसके अंदर सारे प्लांट्स वगैरह आते हैं, और इसके अंदर ये हाईएस्ट कैटेगरी, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग डिविजन्स को बिलोंग करेंगे उनकी हाईएस्ट कैटेगरी क्या होगी, प्लांटे। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग फाइला में होंगे, जो एनिमल्स होंगे उनकी हाईएस्ट कैटेगरी होगी एनिमेलिया, और वैसे ही जितने भी दूसरे जो प्लांट्स हैं वो होंगे जिनकी अलग अलग जो डिविजन्स में होंगे उनकी हाईएस्ट कैटेगरी क्या होगी, प्लांटे। एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में बिलोंग करेंगे और प्लांटे जो प्लांट्स है वो किंगडम प्लांटे में बिलोंग करेंगे। तो बस यहाँ पे ये होता है वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम। जो एनिमेलिया वाला है वो एनिमल किंगडम हो जाएगा, और जो प्लांट वाला है वो प्लांटे वाला प्लांट किंगडम हो जाएगा। अब यहाँ पे वो वेरिएशंस की बात करते हैं कि जब हमने नीचे से ऊपर गए या ऊपर से नीचे गए तो हमें क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिली। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीशीज इन फिगर 1.1। देखो यहाँ से अगर कोई बोले कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में रेंज करो, मान लो क्वेश्चन आ गया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में रेंज करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, स्पीशीज, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, किंगडम।
बस ये सोच के चलना है कि अगर असेंडिंग है तो छोटे से बड़ा होगा, मतलब स्पीशीज से टू किंगडम जाएंगे। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये काफ़ी बड़ी बड़ी कैटेगरी है। स्पीशी अपने में ब्रॉड है, जीनस अपने में ब्रॉड है, सारी ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें हमने डिवाइड करा हुआ है। लेकिन ताकि ईजियर क्लासिफिकेशन हो सके तो टैक्सोनॉमिस्ट ने उनको सब कैटेगरीज में भी बांटा हुआ है इस हायरार्की में, पर वो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन है और भी सब कैटेगरीज इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ताकि हम ज़्यादा साउंड और स्पेसिफिक प्लेसमेंट कर पाए। कि स्पीच मान लो कि हम ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, तो ऑर्डर में और भी फर्दर सब ऑर्डर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ताकि ज़्यादा साउंड, ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन कर पाए, और ज़्यादा कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर पाए, और ज़्यादा सिमिलर को और साथ रख सके, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को और अलग अलग रख सके। फैमिलीज़ है जो कि सेम ऑर्डर में आ रही है, लेकिन ये फैमिली ना थोड़ी सी बाकी जो जैसे ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑर्डर में सिर्फ 2 फैमिलीज तो होंगी नहीं, मल्टीपल फैमिलीज एग्जिस्ट करती है। तो मान लो ये सारी फैमिलीज तो काफ़ी सिमिलर है, पर एक फैमिली इनसे थोड़ी सी ज़्यादा अलग है, लेकिन ऑर्डर में वो सेम ही आएगी, तो हम उसको थोड़े और अलग सब ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा साउंड एंड स्पेसिफिक प्लेसमेंट के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए हम इसके अंदर थोड़े और सब ऑर्डर्स और सब कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। से फॉर एग्जांपल एज वी गो फ्रॉम हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, कि हम स्पीशीज़ से किंगडम तक जा रहे हैं मान लो, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये तो हमने देखा ही था पहले भी कि स्पीशीज़ में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। वैसे अगर मैं जीनस की 2 स्पीशीज़ के बारे में बात करूँ कि सेम जीनस है लेकिन 2 अलग स्पीशीज़ हैं, तो वो थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी ना इन कंपैरिजन टू दी ऑर्गेनिजम्स जो सेम स्पीशीज़ में लाई कर रहे हैं। वैसे ही फैमिली में और अलग अलग जीनस लाई करेंगे तो उनके ऑर्गेनिजम्स आपस में थोड़े और डिफरेंट होंगे। तो इसके अंदर डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम स्पीशीज़ टू किंगडम जाते हैं, और जो फीचर्स सिमिलर फीचर्स है वो कम होते जाते हैं। तो हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैटेगरी होगी उतने ही कम सिमिलर फीचर्स होंगे, जितने कम सिमिलर फीचर्स होंगे उतने ही ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, और जितने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे उतना ही ज़्यादा हमें उनके आपस में रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में मुश्किल होगी। ठीक है, दूसरे टैक्सा से ऑफ द सेम लेवल, कि मान कि जो 2 स्पीशीज़ हैं अगर वो सेम जीनस में, मान लो ये भी एक स्पीशीज़ 1 है, ये एक स्पीशीज़ 2 है, तो इनके बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी ना एज़ कम्पेयर टू, मान लो मैंने एक फैमिली ले ली और उनके बीच के 2 जीनस ले लिए, जीनस 1 और जीनस 2, तो जीनस के अंदर जो स्पीशीज़ है उनके बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू फैमिली के अंदर जो 2 जीनस है उसके बीच में। तो यहाँ पे ये दोनों सेम अलग अलग टैक्स है सेम लेवल पे, जिसको कंपेयर करना, उनके रिलेशनशिप को कंपेयर करना ज़्यादा इजी होगा स्पीशीज़ के केस में, लेकिन फैमिली के केस में वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। और वैसे ही हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और हायर कैटेगरी पे उनके बीच में जो अलग अलग टैक्सा है सेम लेवल पे ही उनके रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको डिवाइड करना या फिर उसको क्लासीफाई करना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, जैसे लोएस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी जाते रहेंगे, वैसे वैसे ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम होगा ये और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि अब हमें थोड़े से सिमिलर फीचर्स पे डील करना है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है तो ईजी क्लासीफाई करा जा सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है, बहुत कम कम सिमिलैरिटीज़ है, तो उस बेसिस पे हमें उसको डिवाइड करना है। तो वो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा उनको क्लासीफाई करना। ठीक है, स्पीशीज़ टू किंगडम पे। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एज वी गो फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ में, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लर्न भी होनी चाहिए। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बस ये टेबल और समरी है। तो अब सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं और इसमें से क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैन देखते हैं। तो मैन का जो बायोलॉजिकल नाम या फिर जो साइंटिफिक बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर है वो है होमो सेपियंस, जिसमें हमें पता है कि जो नेम होता है ये वाला बायोलॉजिकल नेम या फिर हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जीनस प्लस एक होता है उसकी स्पीशीज़। तो हमें पता है कि स्पीशीज़ सेपियंस होते हैं और जीनस होमो है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जीनस हो गया होमो, फैमिली हो गया होमिनिडे,
ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास ममेलिया और फाइलम या फिर डिवीजन कॉर्डेटा। तो ये हमें पता है ऑलरेडी कि हमारे पास, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हम है तो जानवर ही, तो इसीलिए हम लोग किस में आते हैं, फाइलम में आते हैं, क्योंकि हम जानवरों के लिए फाइलम यूज़ करते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के केस में हमारे पास क्या है, मस्का डोमेस्टिका, ये भी जानवर है, तो ये किस में, ये कौन से फाइलम में आएगी, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो कॉर्डेटा के अपने अलग फीचर्स हैं। हम लोग कॉर्डेटा में क्यों है, क्योंकि हमारे पास नोटोकॉर्ड है, हमारे पास डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है जो हमने यहाँ पे देखा था, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास है इसलिए हम फाइलम कॉर्डेटा में है। तो यही कॉमन फीचर्स देख देख के हर एक ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करा जाता है इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड वेरियस कैटेगरीज। तो यहाँ पे क्लास हमारी कौन सी, ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा एंड फैमिली होमिनिडे। वैसे हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका हो गया उसका बायोलॉजिकल नेम, या फिर हम कह सकते हैं उसका साइंटिफिक नेम। जीनस हो गया मस्का, स्पीशीज़ हो गई डोमेस्टिका, फैमिली हो गई मस्कीडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा। ठीक है, ये कौन सी क्लास में आता है, इंसेक्टा क्लास में, और हमें पता है कि ये पर्टिकुलर क्लास फाइलम आर्थ्रोपोडा में होती है। फिर आते हैं हम प्लांट वाली वैरायटीज़ पे। तो सबसे पहले मैंगो की बात कर लेते हैं। तो मैंगो पे हमारे पास मैंगो का जो नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, जिसमें मैंगीफेरा हो गया जीनस और इंडिका हो गया उसकी स्पीशीज़। ठीक है, तो ये वाला जीनस हो गया। अब फैमिली किस में आता है, वो एनाकार्डिशिए, ऑर्डर है सैपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडने। मतलब क्या वो डाइकॉट है या वो मोनोकॉट है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर दो कॉटिलिडन है या फिर एक कॉटिलिडन है। अब क्योंकि मैंगो के अंदर दो कॉटिलिडन है तो इसलिए वो डाइकोटिलिडन में आता है। और अब क्योंकि मैंगो एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसलिए वो एंजियोस्पर्म में आ गया। लास्ट हमारे पास है वीट। अच्छा, ये याद रखना कि ये इसकी क्या है, ये इसकी डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास वीट। वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसमें इसका जीनस हो गया ट्रिटिकम और स्पीशीज़ हो गया एस्टिवम। फैमिली हो गया पोएसिए, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉटिलिडन है क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉटिलिडन होगा, और फाइलम या फिर डिवीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा क्योंकि अगेन एक प्लांट वैरायटी है। तो ये किस में आती है, एंजियोस्पर्म में डिवीजन में आती है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट ये भी है। अब हमें पता है कि मैन और हाउस फ्लाई दोनों जानवर है, तो इसलिए ये कौन से में आ गए, सिंस बोथ आर एनिमल्स दे कम अंडर एनिमल किंगडम। और वैसे ही मैंगो और वीट दोनों प्लांट की वेराइटीज़ है, तो ये एट द एंड सबसे हायर कैटेगरी किस में आएगी, प्लांट किंगडम में आएगी। बाकी ये सब चीज़ इससे पूछी जाती नहीं है पर पूछी जा सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो जहाँ से क्वेश्चन बनता था पहले वो पार्ट अब डिलीट हो चुका है। नई एनसीईआरटी में वो पार्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, तो क्योंकि वो पार्ट हमने पढ़ा ही नहीं तो अब मे बी इसमें से कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे इन जनरल कभी पूछा जाता नहीं है और प्रीवियस ईयर में भी कभी नहीं पूछा गया है। बस हाँ, ये पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मॉक टेस्ट वगैरह में देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे फैमिली है तो इसके एंड में आपको सफिक्स हर में सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ए ई है, यहाँ पे भी ए ई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे वो ये पूछा जा सकता है, उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की फैमिली को आप कैसे पहचान सकते हो, उसके मतलब उसका जो नाम आपको दिया होगा कौन सी उसमें से फैमिली है ये पूछा जा सकता है। दिया होगा ऑर्गेनिज्म, चाहे हमें वो ऑर्गेनिज्म पता भी ना हो, बस उसकी फैमिली पूछी हो, तो फैमिली का कैसे बता सकते हैं, एंड में ए ई देख के। ठीक है, तो वो किसी एक ही ऑप्शन में होगा। या फिर ये पूछ सकते हैं कि फैमिली में एंड में क्या सफिक्स आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी और तो इतना अगर नहीं पूछा जाता है इससे, यानी कि डायरेक्ट कभी ऐसा नहीं पूछा गया कि इसका ऑर्डर बताओ या इसकी क्लास बताओ। ठीक है, वो कभी नहीं पूछा गया। अब लास्ट हमारे पास आती है समरी, तो समरी देख लेते हैं। The living world is rich in variety. Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. यानी कि हमें पता है कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है, यानी कि इतनी वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी हमें पता भी ना हो, कभी हमने उनको देखा भी ना हो, शायद से हम उसको अभी तक आइडेंटिफाई भी ना कर पाए हो। तो मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं, यानी कि ऐसे मिलियंस में है जिनको हम आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब कर चुके हैं, जो कि इस बुक में हमें देखने को मिला भी था इस चैप्टर में, विच वॉज अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन दे वर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। तो इतने को हमने आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब कर लिया, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे जो हमें नहीं पता। द वेरी
अब ये जो हमें सारे ऑर्गेनिजम्स पता है, इतने सारे हमने देखे कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्कवर हो चुके हैं, उनको हम जान चुके हैं, उनके बारे में हमें अब डिस्क्रिप्शन पता है, तो हमने ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं आपस में, चाहे वो साइज़ के टर्म्स में हो, कलर, हैबिटेट, चाहे उनके फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के टर्म्स में हो, यानी कि दिखने में भी अलग है, उनके जो अंदर के बिहेवियर है, जो वो अलग अलग चीज़ों पे बिहेवियर आता है उनका, या फिर उनकी जो फिजियोलॉजी है वो भी पूरी की पूरी अलग है, ठीक है। इन टर्म्स में वेरी करते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहना प्रेफर करते हैं, और उनका कलर और साइज़ भी वेरी करता है, जिससे हम विच मेक्स अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे हमें इस चीज़ को जानने में मजबूर हो जाते हैं या सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आखिर है क्या, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम इनके डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में सोचते हैं फिर। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व्ड सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि अच्छे से, अब देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म है तो सबको इंडिविजुअली हम कैसे पढ़ें, तो अगर हमें अच्छे से उसकी स्टडी को फैसिलिटेट करना है तो उसके इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं वो कुछ ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स निकालते हैं जिससे हम हर एक ऑर्गेनिज्म का इजीली आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन कर पाए। अब हर एक ऑर्गेनिज्म को हम सेम चीज़ें ध्यान में रख के क्लासीफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सेम रूल्स को ध्यान में रखते हुए, तभी तो हम करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी ऑर्गेनिज्म में हमने कुछ और सोच के उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, किसी में कुछ और सोच के कर दी, यानी कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को हमें एकदम सेम रखना होगा हर एक ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन करते टाइम पे, ताकि सेम क्राइटेरिया के बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन हो सके और एकदम करेक्ट क्लासिफिकेशन हो सके। The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy। तो taxonomy क्या है, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें वो किया जाता है, उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग आर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। तो अगर हम हर एक ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कर पा रहे हैं, हम उसके बारे में जान पा रहे हैं, हमें उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पता है, उसके फीचर्स के बारे में पता है, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म हमारे किस चीज़ में काम में आ सकता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए एग्रीकल्चर के केस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, कोई फॉरेस्ट्री में होते हैं, कोई इंडस्ट्री में होते हैं, और वैसे भी हमें, अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं तो हमें हमारे बायो रिसोर्सेज के बारे में पता लगता है और हमें हमारे डाइवर्सिटी के बारे में पता लगता है। द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिवर्सली इवॉल्व्ड अंडर इंटरनेशनल कोड्स। इसका मतलब है कि जो भी हम आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक इंटरनेशनल कोड के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोड हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स देता है जिसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करी जाती है। अब ऐसा क्यों करा जाता है? अगेन वही वाली बात है कि सारी जिसमें सबके लिए क्राइटेरिया सेम हो, सब लोग सेम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन करें, इसीलिए ऐसा करा जाता है, ताकि हर चीज़ जो है सारे ग्लोबली अंडरस्टूड मेथड्स हो और जितने भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो सारी स्टैंडर्डाइज्ड हो, जिससे अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं और कोलैबोरेशन भी कर पाते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो सब एक ही चीज़ को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं। हर एक जने का अपना खुद के रूल्स नहीं होंगे फिर उस केस में। Based on the resemblance and the distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising 2 words as per the binomial system of nomenclature। अब based upon कि कितने और मतलब कैसे organisms जो आपस में resemble कर रहे हैं या फिर उनके बीच में differences किस तरीके से हैं, उस हिसाब से मतलब based upon differences and resemblance we classify them first कि अगर अच्छा इन दोनों में ये फीचर्स सेम है और इतने फीचर्स सेम है तो ये इस तरीके से आपस में रिलेटेड है और इस लेवल पे रिलेटेड होंगे। कि अगर हमें पता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म फंडामेंटली सिमिलर है वो स्पीशीज़ में आ जाएगा, ऐसे करते करते जब उनके बीच की सिमिलैरिटी कम होती रहती है तो फिर वो और ऊपर किसी लेवल पे जाके सेम एंसेस्ट्री में आते हैं। यानी कि जैसे अगर ऑर्डर में है वो
यानी कि उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स अलग भी होंगे और काफ़ी कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो सिमिलर भी होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में कितने डिस्टिंक्ट फीचर्स है और कितनी सिमिलैरिटीज़ है, तभी हमें पता लग पाता है कि वो कौन से लेवल पे जाके सेम ग्रुप में क्लासीफाई हो सकते हैं। ऐसे हम उनको क्लासीफाई करते हैं और कैटेगराइज करते हैं बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़, और उसी हिसाब से फिर हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक करेक्ट बायोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नेम देते हैं, जिसको हम बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, एक जीनस और एक उस ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक एपिथेट। An organism represents or occupies a place or position in the system of classification। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म को हमने कोई ना कोई पोजीशन दे रखी है क्लासिफिकेशन के पूरे सिस्टम में, कहीं ना कहीं तो अगर वो आइडेंटिफाइड और डिस्क्राइब्ड है, हमें पता है कि वो है, तो हमने कहीं ना कहीं तो पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसको एक जगह दे रखी होगी कि वो इस जीनस में आता है, इस स्पीशीज़ में आता है, इस ऑर्डर और इस क्लास में आता है। तो ऐसे करके हमने हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पोजीशन दे रखी है इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर मैनी कैटेगरीज रैंक्स विच आर जनरली रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी रैंक्स होती है, और इन सारी कैटेगरीज और रैंक्स को हम इंडिविजुअली टैक्सा या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि एक एनिमल भी हो चाहे, या फिर एक डॉग हो, या फिर एक हम बोल सकते हैं मैमल हो, ये तीनों ही चीज़ें जो है ये एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रही है एट डिफरेंट लेवल्स, कि एनिमल अलग लेवल पे एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉग अलग लेवल पे कर रहा है और मैमल अलग पे कर रहा है। नहीं सॉरी, सबसे नीचे डॉग होगा, उसके ऊपर होगा मैमल और उसके ऊपर होगा एनिमल। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे एक पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं, और सारे के सारे जो कैटेगरीज और रैंक्स होते हैं इनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर टैक्सा बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से हमें टैक्सोनॉमी करने में ही हेल्प कर रही है। ये सारी कैटेगरीज या रैंक्स हम टैक्सोनॉमी की ब्रांच में तो डिसाइड कर रहे हैं, उसी के अंदर तो क्लासिफिकेशन आ रहा है, और क्लासिफिकेशन में ही हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी, एक रैंक दे रहे हैं। देखो यहाँ पे भी ये लिखा है कि सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, क्योंकि ये कैटेगरी एक पूरी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, जो भी हम टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन भी तो इंक्लूडेड है और उसका ही एक पार्ट कैटेगरी है, तो इसलिए हम इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं या फिर टैक्सा भी बोल सकते हैं। ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब ये सारी कैटेगरीज आपस में मिलती है तो इनको फिर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, क्योंकि कोई कैटेगरी लोअर लेवल पे होती है, कोई कैटेगरी अपर लेवल पे होती है, और ये सारी मिलकर पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाती है, जो कि अलग अलग हायरार्कियल अरेंजमेंट से बना होता है, कि ऊपर सबसे ऊपर कौन सा किंगडम और सबसे नीचे कौन सा स्पीशीज़। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की से बना है। तो जब ये सारी कैटेगरीज आपस में मिलती है तो ये पूरी हायरार्की बनाती है, जो कि फिर एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाता है। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले सारी कैटेगरीज से मिलके क्या बना, एक हायरार्की बनी, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या बना, एक पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम बना। जब हमने सारी हायरार्कीज़ को आपस में मिलाया तो ये क्या बना, क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो बस यही इतना ही बोल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला न्यू एनसीईआरटी से तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम ओल्ड एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है, जो कि नई एनसीईआरटी में नहीं थे। अब कुछ नहीं कहा जा सकता कौन से पार्ट से कैसा क्वेश्चन आ जाए, इस वजह से फिर हमें देख के ही पूरा सिलेबस ओवरऑल हर एक पॉइंट को कवर करना होगा, ताकि कहीं से भी हमारा क्वेश्चन छूटे ना। थैंक यू।